मैं पुल से थोड़े ही फासले पर दरिया में जा गिरा और ठंडे पानी में नीचे ही नीचे उतरता चला गया। फिर मैं हाथ पांव मारता हुआ दरिया की सतह पर आ गया। मैं पुल की दूसरी तरफ आ चुका था। मैंने पुल की तरफ देखा। ट्रेन के आखिरी डब्बे के पीछे लगी हुई सुर्ख बत्ती की रोशनी मुझे ऐसे लगी जैसे एक जगह ठहर गई हो। मेरे छलांग लगाते ही यकीनन मुहाफिज बेदार हो गए होंगे और उन्होंने ट्रेन की जंजीर खींच दी होगी, मगर दरिया की लहरें मुझे तेज़ी से आगे ही आगे बहाए लिए जा रही थीं। मैंने बहाव के साथ तैरना शुरू कर दिया। रात के सन्नाटे में पिस्तौल के 2 धमाके सुनाई दिए, लेकिन मैं उन लोगों की पहुंच से बाहर निकल चुका था। अब रात का अंधेरा था, दरिया की सैलाबी लहरें थीं और मैं था। मौत के मुंह से बच निकलने पर मेरे अंदर एक नया वलवला पैदा हो गया था। दरिया में तैरना मेरे लिए कोई नई बात नहीं थी और फिर सैलाबी दरिया की लहरें मुझे तैरने में बेहद मदद दे रही थीं। मैं दरिया की लहरों पर सीधा और बेहिस होकर लेट गया और सांस खींचकर फेफड़े फुला लिए और आहिस्ता आहिस्ता सांस लेने लगा। इसे हम मुर्दा पैराकी कहा करते थे, यानी पानी की लहरों पर मुर्दे की तरह तैरना। मुझे कुछ मालूम नहीं था कि ये दरिया आगे किधर जाता है और कहाँ से गुजरता है। सिर्फ इतना मालूम था कि ये जनूबी इलाका है और समुंदर यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। हो सकता है सुबह होने तक मैं समुंदर के दहाने पर पहुँच जाऊँ। मुझे इस मकाम से पहले पहले दरिया से निकल जाना चाहिए था। दरिया की हिजानी लहरों की रफ्तार काफ़ी तेज़ थी। इन उठती बैठती डोलती लहरों के सीने पर किसी लाश की तरह तैरते हुए मेरी आंखें आसमान पर चमकते सितारों को तक रही थीं। इस तरह तैरने से मुझे सुकून मिल रहा था। मैंने आंखें घुमाकर किनारों की तरफ देखा। मैं दरिया के वस्त में था और किनारों की गहरी लकीर तारीकी में काफ़ी दूर नज़र आ रही थी। मैंने किनारे पर जाने की कोशिश नहीं की। रात गुजरती जा रही थी। देखते ही देखते सितारों ने ढलना शुरू कर दिया। मुझे दरिया की लहरों पर बहते हुए 2-2.5 घंटे गुजर गए थे। फिर मशरिक में सुबह काज़िब की फीकी फीकी रोशनी की झलक उठी। मैंने महसूस किया कि दरिया का पाट भी चौड़ा होने लगा है। दरिया से निकलने का वक्त आ गया था। मैंने दरिया में एक डुबकी लगाई और अपना रुख मशरिक की तरफ करके किनारे की जानिब तैरना शुरू कर दिया। मैं बिल्कुल ताज़ा दम था। सिर्फ ठंडे पानी से मेरे आज़ाद सर्द हो गए थे। तेज़ तेज़ बाहें चलाने से मेरा खून गर्म हो गया। दरिया का किनारा अंधेरे में एक लंबी लकीर की तरह था जो मेरी तरफ बढ़ रहा था। यूं मैं आगे बढ़ रहा था, किनारे की लकीर मोटी और चौड़ी होने लगी थी। मौजों का बहाव अब भी तेज़ था। मेरा रुख बार बार दरिया के वस्त की तरफ हो जाता था। सुबह के उजाले में मुझे दरिया किनारे नारियल के साया खाके नज़र आने लगे। मैं जान फिहानी से तैरता चला जा रहा था। अचानक मेरे हाथ बांस के एक छप्पर पर पड़े। ये किसी झोंपड़ी की छत का हिस्सा था जो सैलाब में कहीं पीछे से बहता चला आ रहा था। मैंने अपना आधा जिस्म उस पर गिरा दिया और अपने दाएं हाथ को चप्पू की तरह चलाना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद मैं दरिया के किनारे जा लगा। यहाँ ज़मीन दलदली थी। सबसे ज़्यादा ख़तरा सांपों का था। मैं दलदली किनारे से निकलकर ऊपर सूखी जगह पहुँच गया जहाँ नारियल के झुंड दूर तक चले गए थे। मैं खुश्क ज़मीन पर बैठ गया और लंबे लंबे सांस लेने लगा। मैं थक कर चूर हो गया था, लेकिन जान बच जाने पर खुदावंद करीम का शुक्र अदा कर रहा था। सूरज निकलने से पहले की काफूरी रोशनी में मैंने निगाह दौड़ाकर इर्द गिर्द देखा। ये गैर आबाद और वीरान इलाका था। मैं उठकर दरिया के किनारे किनारे चलने लगा। चलते चलते सुबह हो गई। सूरज निकल आया। आगे मुझे कुछ फासले पर दरिया के किनारे माहीगीरों की किश्तियाँ बनती हुई नजर आईं। यहाँ दरख्तों के नीचे कुछ झोंपड़ियाँ भी थीं। मैं किनारे से उतरकर उस रुख पर चलने लगा कि इन झोंपड़ियों से कुछ फासले से होकर गुजर जाऊं। यहाँ ज़मीन कहीं रेतली थी और कहीं सूखी। जंगली घास उगी हुई थी। मैं माहीगीरों की झोंपड़ियों के पीछे छोड़ता हुआ काफ़ी आगे निकल गया। आगे फिर ताड़ और नारियल के दरख्त शुरू हो गए। मेरे गीले कपड़े अब सूख गए थे। चलने से जूतों में रेत भर गई थी। एक जगह मैंने स्याह नाग देखा। वो फन उठाए एक ढेरी के पास फनकारे मार रहा था। मैं चुपके से आगे निकल गया। कोई कच्चा रास्ता भी नहीं था। दरख्तों का एक झुंड ख़त्म होता था तो दूसरा झुंड शुरू हो जाता था। धूप तेज़ हो रही थी। मैंने जैकेट उतारकर कांधे पर रख ली। मेरी कोशिश थी कि इस इलाके से जितनी भी दूर निकल सकूँ निकल जाऊँ। आखिर मैं थक गया और एक जगह छालिया के दरख्त से टेक ला कर सस्ताने लगा। मुझे प्यास महसूस हो रही थी। मैंने सर उठाकर देखा। जहाँ मैं बैठा था वहाँ नारियल का कोई दरख्त नहीं था। मैं जनूब मशरिक की तरफ जा रहा था। जनूबी इलाका 90% बंजर और गैर आबाद था।
कुछ देर सस्ताने के बाद मैं फिर चल दिया। मैं अब एक नया मंसूबा बना चुका था। मंसूबा ये था कि मैं भारत के जनूबी साहिल की आखिरी बंदरगाह धनेशकोडी से किसी तरह स्टीमर में सवार होकर श्रीलंका की तरफ निकल जाऊं। शुमाली हिंद की तरफ जाना मौत के जंगल में फंसने के बराबर था। दूसरी बात यह थी कि जिस मिशन को लेकर मैं इतनी मुसीबतें झीलता यहाँ तक पहुँचा था, वो मिशन अभी पूरा नहीं हुआ था। मैंने जान की बाजी लगाकर एटॉमिक सेंटर के ब्लूप्रिंट जलाकर राख कर दिए थे, मगर ये ऑपरेशन यूं रहेगा हो गया था कि इस ब्लूप्रिंट की नकलें बाबा एटॉमिक सेंटर में मौजूद थीं। मैं अपने दूसरे ऑपरेशन यानी मुंडा पंप एटॉमिक रिएक्टर को केमियावी बम से उड़ाने के जतन कर रहा था। तिरुचिरापल्ली एजेंट के हाथों पकड़ा गया। अब मुझे ख्याल आया कि क्यों न श्रीलंका जाकर वहां दहशत पसंदों से मदद हासिल करूं। इन दिनों लंका में तामिल आबादकारों और मकामी बाशिंदों के दरमियान लड़ाई हो रही थी और बमों के धमाके हो रहे थे। वैसे भी श्रीलंका ज़्यादा करीब था। सोचा अगर मैं दहशत पसंदों की मदद हासिल करने में नाकाम रहा तो वहीं से कराची रवाना हो जाऊंगा। धूप की तपिश में इजाफा होता गया। जैकेट मेरे लिए एक बोझ बन गई थी। मैंने उसे एक जगह रेत में गड़ा खोद कर दबा दिया। प्यास से हल्क खुश्क हो रहा था। एक जगह नारियल के दरख्त थे, 2 नारियल पड़े मिल गए। उन्हें तोड़कर पानी पिया और उनका गोदा खाया तो जान में जान आई। मैं आगे रवाना हो गया। दोपहर के बाद मुझे तरकारियों के कुछ खेत और उनके पीछे गांव की झोंपड़ियां नजर आईं। मैं खेतों से हटकर गांव से आगे निकल गया। तीसरे पैर भूख से मेरी अंतड़ियां सुकड़ना शुरू हो गईं। अब कहीं नारियल के दरख्त भी नहीं थे, छालिया और ताड़ के दरख्त ही थे। गांव से कुछ आगे देहाती लोगों की एक टोली देखी। वो लोग विष्णु देवी का पुतला उठाए नाचते गाते चले जा रहे थे। मैं उनसे कुछ फासला रखकर चलने लगा। टोली एक छोटे से मंदिर में पहुंचकर रुक गई। उन्होंने एक बड़ा पतीला खोलकर आपस में चावल बांटे और बैठकर खाने लगे। मैं रास्ता बदलकर दूसरी तरफ हुआ तो एक बूढ़े ने मुझे तमिल ज़बान में आवाज़ देकर बुलाया और कहा कि विष्णु देवी के मंदिर के पास से बगैर खाए पिए नहीं जा सकता। आओ तुम भी हमारे साथ भोजन कर लो। मैंने देखा कि सिवाय उस बूढ़े तामिल के जिसने अपने बालों का जूड़ा सर का पीछे बांध रखा था और किसी ने मेरी तरफ तवज्जो नहीं दी। मैं उसके पास जाकर बैठ गया। उसने केले के एक पत्ते पर चावल डाल दिए। इन चावलों में कोई सब्ज़ी मिली हुई थी। मैं चावल खाने लगा। बूढ़े ने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ से आया हूँ, कहाँ जा रहा हूँ। हम तमिल ज़बान में बातें कर रहे थे। मैंने उसे कहा कि सरकार यहाँ पानी के पंप लगाना चाहती है, उसका सर्वे करने आया था कि रास्ता भूल गया। बूढ़े तमिल ने मेरा नाम पूछा। मैंने अपना नाम सामर्थ शास्त्री बताया। उसने कहा तुम हमारे गांव में चलकर आराम करो, सुबह तुम्हें पीछे कंडा पंप शहर में पहुंचा देंगे। मैंने बातों ही बातों में उससे सारे इलाके का हदूद अरबा मालूम कर लिया। पता चला कि मैं जनूब में काफ़ी दूर निकल आया हूं और दरियाए गोदावरी ने खुद एक नीम दायरे की शक्ल में चक्कर काटकर मुझे जनूब में भारत के नक्शे की तकोन के करीब पहुंचा दिया है। वहां से धनेशकोडी 70 किलोमीटर के फासले पर था। बूढ़े तामिल ने मुझे रात अपने गांव में ठहराया। मेरे कपड़े फट चुके थे। उसने मुझे धोती कुर्ता दिया जो मैंने तामिल लोगों के स्टाइल में पहन लिया। रात भर मैं चौकस रहा। झोंपड़ियों के आगे चारपाइयाँ और चटाइयाँ बिछी थीं जिन पर लोग सो रहे थे। पिछले पैर जाकर कहीं आंख लगी और सूरज निकलते ही उठ बैठा। फिर नहा धोकर ताज़ा दम हुआ तो बूढ़े तामिल ने नाश्ता दिया और फिर एक आदमी के साथ शहर की तरफ रवाना कर दिया। कुछ दूर चलने के बाद मैंने अपने रहनुमा को ये कहकर वापस कर दिया कि अब मैं अकेला ही चला जाऊंगा। मुझे रास्ते का इल्म हो गया है। देहाती मेरी निगाहों से ओझल हुआ। मैं खेतों का चक्कर काटकर धनेशकोडी की बंदरगाह या कस्बे की तरफ यानी भारत की तकोन की तरफ चल पड़ा। मेरी जेब में 60 के करीब रुपए थे। यही मेरी जमा पूंजी थी। मेरे सामने तकरीबन 70 किलोमीटर की मुसाफत थी जो बज़ाहिर लगता था कि मुझे पैदल ही तय करना होगी, क्योंकि ये इलाका रेलवे लाइन से बहुत हट कर था। अब कहीं कहीं झोंपड़ियाँ नज़र आ जाती थीं। 2 घंटे तक चलने के बाद मैंने एक झोंपड़ी में देखा कि छोटा सा चाय खाना बना हुआ है। यहाँ बैठकर 2 केले खाए, पानी पिया, कॉफ़ी का कटोरा पिया और तामिल चाय वाले से पूछा कि तुम लोग धनेशकोडी कैसे जाते हो। आगे चौपाल है, वहाँ से बैलगाड़ियाँ जाती हैं। कभी जाना हो तो वहीं से बैलगाड़ी पकड़ लेते हैं। चाय खाने से निकलकर मैं चौपाल की तरफ चल पड़ा। ये चौपाल छोटा सा गांव के बाहर बैलगाड़ियों का एक अड्डा है। मुसाफिर यहाँ से धनेशकोडी तक आते जाते थे।
मैं भी 5 रुपये किराया अदा करके दूसरे मुसाफिरों के साथ एक बैलगाड़ी में सवार हो गया और बैलगाड़ी एक कच्चे रास्ते पर रवाना हो गई। शाम तक बैलगाड़ी तनिष्कोडी पहुंच गई और अपने अड्डे पर जाकर रुक गई। तनिष्कोडी एक बड़ा कस्बा था। कुछ फासले पर बंदरगाह में खड़े हुए एक बैरी जहाज की रोशनियां अंधेरे में टमटमाती नजर आ रही थीं। मैं सोच रहा था कि अगर तिरुचिरापल्ली मिलिट्री इंटेलिजेंस ने यहाँ मेरे बारे में रिपोर्ट कर दी होगी तो यहाँ की पुलिस और सिक्योरिटी गार्ड चौकन्ना हो चुके होंगे, इसलिए आबादी की तरफ जाने में खतरा था। बैलगाड़ियों के अड्डे के पहलू में एक कच्ची सड़क किसी तरफ जा रही थी। मैं बिला इरादा उस सड़क पर चल पड़ा। मेरी शेव बेतहाशा बढ़ आई थी। मैंने फैसला किया कि रास्ते में अगर कहीं किसी हुजाम की दुकान नज़र आई तो सबसे पहले शेव बनवाऊंगा। ये कच्ची सड़क आगे जाकर तनिष्कोडी कस्बे के बड़े बाजार से जा मिली थी। बाजार के सिरे ही पर मातृ भंडार नामी एक औसत दर्जे का होटल था। मैंने 10 रुपये अदा करके इस होटल में एक कमरा किराए पर ले लिया। कमरे में पहुंचकर मालूम हुआ कि वहां पहले ही एक मुसाफिर क़याम पजीर है। होटल के मुलाजिम ने बताया कि इस होटल के हर कमरे में 2-2 मुसाफिर सोते हैं। वो मुसाफिर मुझसे बातें करने लगा। मालूम हुआ कि वो व्यापारी है और चीनी की कुछ बोरियां जहाज़ पर चढ़ाने आया है। उसने बताया कि हर रोज़ शाम को तनिष्कोडी से एक बड़ा स्टीमर श्रीलंका जाया करता था, मगर हालात ख़राब होने की वजह से ये स्टीमर सर्विस बंद हो गई है। तो तुम अपना माल कैसे ले जाओगे? मैंने पूछा। स्मगल करूँगा, तो उसने मुस्कराकर बताया। मैंने चंद लम्हे सोचने के बाद कहा, क्या तुम मुझे भी श्रीलंका स्मगल करा दोगे? मैं बेकार हूँ, यहाँ कोई काम नहीं मिलता। सोचता हूँ कोलंबो जाकर किस्मत आजमाऊँ, लेकिन उसके लिए तो पैसे लगते हैं, कम अज़ कम 1000 रुपया। उससे कम पर वो तैयार नहीं होगा। मैंने खुद उसे 6 बोरियों का 1000 रुपया दिया। मेरे पास तो सिर्फ 25-30 रुपये हैं। मैंने मायूसी से कहा। दुख भजन जी, उसने तंजिया अंदाज में कहका लगाया। फिर यहीं किसी मंदिर में बैठकर राम राम करो, शरात तो मिल ही जाया करेगा। यहाँ आकर ये एक नया मसला पैदा हो गया था। अब 1000 रुपये कहाँ से लाऊं? कहीं नौकरी करके रकम जमा करने बैठता तो कम से कम 5-6 महीने तो ज़रूर लग जाते, जबकि मुझे यहाँ हर पल अपने पकड़ लिए जाने का ख़तरा था। मैं जल्द अज जल्द यहाँ से निकल जाना चाहता था। इन्हीं ख्यालों में सारी रात आंखों में कट गई। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीकार चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया।